Hello students, I am again back with part 5 of chapter number 1, the Union Parliament. Students, I hope you all have seen part 1, 2, 3 and part 4 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 4. We'll start part 5 with powers एक्सक्लूसिवली इन द डोमेन ऑफ राज्यसभा। अब हम उन शक्तियों की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राज्यसभा के पास है। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो हमने सिर्फ किसको भी दे रखे हैं बेटा, राज्यसभा को भी दे रखे हैं। आई बात समझ में? आप सबको पता है कि जो राज्यसभा है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट का। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। राज्य, राज्य मतलब क्या होता है, स्टेट। तो नाम राज्य ही बताता है कि भाई ये किसकी बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे। तो जो राज्यसभा होती है बेटा, उसका नाम ही बताता है कि किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स के मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैरेक्टर कैसा है बेटा, फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जब आप डिसीजन मेकिंग पावर को डिवाइड कर देते हैं दो या दो से ज़्यादा यूनिट में, तो उसे ही हम कहते हैं फेडरल कैरेक्टर। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसका फेडरल कैरेक्टर है, तो उसने कुछ पावर्स एक्सक्लूसिव किसके लिए भी रख रखी हैं, राज्यसभा के लिए भी रख रखी हैं। इसमें पहली ताकत ये है बेटा कि हम लोगों ने जब आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ाई थी, तो आपको बताया था कि यूनियन लिस्ट में लॉस कौन बनाएगी, यूनियन पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जब स्टेट लिस्ट होगी तो उसमें पावर मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाने का किसको हमने वो दे रखा है असाइनमेंट, भैया लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, एमएलएज स्टेट लिस्ट के मैटर्स में कानून बना सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही पढ़ा था हमने। फिर हमने देखा था कि भाई ये कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलके काम कर सकते हैं। पढ़ा था ना ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही बेटा आप सबको पता है कि जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून बनाने का हक किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास है। पर जब भी राज्यसभा चाहेगी कि भाई ये पर्टिकुलर मैटर नेशनल इंटरेस्ट का है, तो वो स्टेट लिस्ट से जो भी चीज़ें आती हैं, स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें आती हैं उनके ऊपर भी वो कानून बना सकता है। जैसे पुलिस स्टेट लिस्ट का मैटर है, ट्रेड स्टेट लिस्ट में आता है, कॉमर्स स्टेट लिस्ट में आता है। पर राज्यसभा को अगर लगे कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट का मैटर बन रहा है, तो वो उसके ऊपर कानून बनाने की शक्तियाँ रखती है। वो सारे मैटर्स जो स्टेट लिस्ट के अंदर गवर्न होते हैं उनमें कानून कौन बना सकती है, राज्यसभा। ये शक्ति उसको पार्लियामेंट ने दी है। क्या इतनी बातें समझ में आई? एक बार पढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ लॉ ऑन अ मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो मैटर होंगे उसके ऊपर कानून बना सकती है हमारी राज्यसभा। पर कब? जब वो नेशनल इंटरेस्ट के पास हो। तो हमारी राज्यसभा के पास ये पूरी शक्ति है बेटा कि अगर उसे लगता है कि कोई पर्टिकुलर मैटर नेशनल इंटरेस्ट का है, तो वो स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है। राज्यसभा को ये रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। ठीक है बात। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल, या तो पार्लियामेंट पूरे कंट्री के लिए बना देगी, या हो सकता है कंट्री के किसी पार्ट के लिए बनाते हैं। अगर हमको लगता है कि यार मेघालय मिजोरम में ये प्रॉब्लम हो रही है और ये उनके स्टेट का मैटर है, स्टेट लिस्ट का मैटर है, तो राज्यसभा बोलेगी नहीं नहीं, मेघालय मिजोरम को इस प्रॉब्लम से निकालना है, तो हम इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ताकत दी है कि भाई आप स्टेट लिस्ट के मैटर्स में काम कर सकते हो। या तो पूरी कंट्री के लिए भी बना सकते हैं यूनिफॉर्म, या पर्टिकुलर स्टेट के लिए बना सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? फिर से एक बार पढ़ो। अगर राज्यसभा पास कर दे रेजोल्यूशन, जो कितने से पास हुआ होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी मतलब 66.66% से पास होना चाहिए। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री के लिए भी कर सकती है या कंट्री के किसी पार्ट के लिए भी कर सकती है, ऑन एनी मैटर्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है बात। नाउ क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। अब बेटा ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या आता है, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, दो आईएफएस होंगे, एक फॉरेन सर्विस एक फॉरेस्ट सर्विस, आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो अगर राज्यसभा को ऐसा लगे कि यार हमें एक आध और ऑल इंडिया सर्विस की ज़रूरत है, तो वो बना सकती है, क्रिएट कर सकती है। ठीक है बात। क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। जो राज्यसभा है वो 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर दे कि भाई उसे कोई अलग से एक
ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो वो कर सकती है। मतलब पार्लियामेंट लॉ बना सकता है न्यू सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए। ये जो पावर है राज्यसभा की, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल नेचर को देखते हुए ही राज्यसभा को मिली है ना। हमें पता है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर होते हैं वो इम्पॉर्टेंट पोस्ट को होल्ड करते हैं स्टेट में। देखो हर स्टेट में आईएएस ऑफिसर होते हैं, हर स्टेट में आईपीएस ऑफिसर होते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज में भी ऑफिसर्स होते हैं। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये साफ साफ लिख रखा है कि अगर किसी स्टेट को कोई एडिशनल ऑल इंडिया सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी तो स्टेट को कंसेंट करके राज्यसभा उसे क्रिएट कर सकता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है बेटा कि जो राज्यसभा है ये परमानेंट चैम्बर होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लोकसभा पूरी की पूरी डिसॉल्व हो सकती है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पूरी की पूरी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तब, या और भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लोकसभा ही ऐसा एक हाउस है जो पूरी तरह डिसॉल्व होगा पर राज्यसभा नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा तो एक परमानेंट बॉडी है। आई बात समझ में। जो राज्यसभा है वो परमानेंट चैम्बर है, वो लोकसभा की तरह बिल्कुल नहीं होता है। जो लोकसभा है उससे कंप्लीट डिसॉल्व कर सकते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट, है ना। पर राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा पूरी की पूरी डिसॉल्व नहीं होती, जबकि कि हमने देखा है कि भैया कुछ मेंबर हर साल रिटायर होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, परमानेंट चैम्बर। इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है बेटा कब, जब इमरजेंसी लगानी हो। देखो अगर लोकसभा डिसॉल्व है उस पर्टिकुलर टाइम में राज्यसभा एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। देखो फिर से पढ़ना, इट हैज़ टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मैटर्स, कौन से मैटर्स में, सच एज एन अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी की घोषणा करना हो और उसी पर्टिकुलर टाइम में लोकसभा क्या हो, डिसॉल्व हो, तो राज्यसभा का एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। कंक्लूजन देख लो, कंक्लूजन में जो पॉइंट्स दिए हैं ना बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ मैटर्स में तो बिल्कुल लोकसभा राज्यसभा को इक्वल रखा है। देखो वैसे आप बोलो कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है क्योंकि वो जो है वो एक ऐसा हाउस है जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उन्हें जनरल पब्लिक ने इलेक्ट किया है। पर बेटा कुछ मैटर्स में तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि नहीं भाई, लोकसभा और राज्यसभा इक्वल ही पावरफुल होंगी। अब वो मैटर क्या क्या है वो सुनो। अगर हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन करना है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करना हो या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना हो, प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन से हटाना हो, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है। ऐसे ही जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना हो, उनका इम्पीचमेंट करना हो, हाई कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट करना हो, तब भी लोकसभा राज्यसभा बिल्कुल बराबर है। ठीक, कोई बात इमरजेंसी लगाना हो तो भी दोनों के पास समान ताकतें आ जाती है। प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, अगर ऑर्डिनेंस पास कराना हो या संविधान में कोई चेंज कराना हो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान और अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, तो इन मैटर्स में लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे सारे मैटर्स को, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, removal of judges of Supreme Court and High Court, proclamation of emergency, promulgation of ordinances and constitutional amendment। ये कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनमें लोकसभा राज्यसभा को इक्वल पावर मिली हुई है। मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑर्डिनेंसेस हमने पढ़ा ही था बेटा कि जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में ना हो और किसी लॉ बनाने की बहुत ज़्यादा अर्जेंट इमरजेंसी हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस ला सकता है, पर बाद में ये ऑर्डिनेंसेस को हाउसेस से पास होना ज़रूरी हो जाता है। बेटा अब आप कुछ भी कह लो पर बात तो यही सही है ना कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। द फैक्ट रिमेन्स दैट राज्यसभा इज नॉट एट पार एट लोकसभा। पर हमने पहले ही बता दिया कि भाई राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है जिसका डिसोल्यूशन नहीं होता है ना, जिसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक बेनिफिशियल बॉडी है। भले ही वो लोकसभा के बराबर नहीं हुई तो क्या हुआ, पर बेनिफिशियल तो है। अब देखो कुछ चीज़ों में बीजेपी गवर्नमेंट पे, आज की करंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके ऊपर चेक प्रॉपर कौन रख रही है, राज्यसभा रख रही है, क्योंकि टिल डेट राज्यसभा में मेजॉरिटी में नॉन बीजेपीज है। क्या इतनी बातें समझ में आई।
पहले तो हमने बोला कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, फिर हमने देखा कि कुछ एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा को दे दी गई है, फिर हमने देखा कि कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहाँ पर इक्वल वेटेज दिया है लोकसभा राज्यसभा को, पर एंड में एक पैराग्राफ आपको ये बोल रहा है कि भैया लोकसभा ही ज़्यादा पावरफुल है ना। पर बाद में वो ये भी बोल रहा है कि लोकसभा तो पावरफुल है, मान लिया, पर राज्यसभा भी बहुत बेनिफिशियल बॉडी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक परमानेंट हाउस है। अब हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की बात करेंगे बेटा, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स क्या होते हैं? वो रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो आप सारे मेंबर जो चुन के आए हैं, भले ही आप लोकसभा में बैठे हैं राज्यसभा में बैठे हैं, आपको ऑब्जर्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है बात, क्योंकि प्रॉपर ट्रांजैक्शन होता रहे, जो बिजनेस है हाउस का वो प्रॉपर चलता रहे, उसके लिए कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिन्हें हर मेंबर को फॉलो करने होते हैं। ये जो रूल्स और फॉर्मेलिटीज़ हैं इन्हें ही हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स कहते हैं। पहला है समनिंग ऑफ हाउस। समन करने का मतलब होता है बुलाना। तो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम हाउसेस को समन कर सकता है। ठीक, कोई बात कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम में हमें मिलना चाहिए, हमें बैठक करनी चाहिए, तो हाउसेस को कॉल करने का राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशंस। ठीक हुई बात, कितने सेशंस होने चाहिए और दो सेशंस के बीच में कितने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहीं सुन लो, दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए ये प्रोविज़न है कि भैया साल भर में 2 सेशंस तो होंगे ही होंगे। पर हम सिर्फ ये 2 सेशन के भरोसे नहीं है बेटा, हम साल भर में 3 सेशन कर रहे हैं। ठीक हुई बात, चलो चलते हैं आगे। सेशन का मतलब क्या होता है? वो पीरियड जिसमें हाउस में लोग मिल रहे हैं, अपने बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब हाउस मीटिंग में है। और हाउस मीटिंग में है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेशंस। आगे बात समझ में। जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, उन्हें कॉल करता है बेटा प्रेसिडेंट। ठीक कोई बात, तो कॉन्सिक्यूटिव सेशंस के बीच में ही 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो कम से कम 1 साल में 2 सेशंस तो होंगे, क्योंकि 6 महीने का टोटल 12 मंथ होते हैं। 6 महीने का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक हुआ, उसके 6 महीने बाद ही कौन सा होगा? दूसरा। तो लगभग 1 साल में 2 सेशन होंगे, पर हम 3 सेशन ले रहे हैं। पहला होता है बजट सेशन जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा आता है मानसून सेशन जो जुलाई टू सितंबर चलता है। तीसरा होता है विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर। 3 सेशन के नाम रिपीट कर रही हूँ, एक बार मेरे साथ बोलो, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट एड्रेस की। प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो प्रेसिडेंट होता है वो जॉइंट सिटिंग जो होती हैं हाउसेस की, उनको एड्रेस करता है। कब भैया? जब फर्स्ट सेशन लग रहा हो आफ्टर फर्स्ट और ईच जनरल इलेक्शन। ठीक है बात, फर्स्ट बोलना गलत होगा। जब भी जनरल इलेक्शन होंगे, जैसे अभी हमारे 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, है ना, एक बड़ा सा मेला फिर से लगने वाला है। 7 बोल रहे हैं कि 7 राउंड्स में पूरी वोटिंग होगी, ऐसा माना जा रहा है, माना नहीं जा रहा, डिक्लेयर कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। चलो, तो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है हर जनरल इलेक्शन के बाद में, जो पहला एड्रेस होगा ना वो किसका ही होगा? प्रेसिडेंट का ही होगा। देखो अभी 2024 में मुझे तो यही लगता है कि बीजेपी की ही गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, तो 2024 में इलेक्शंस हो जाएंगे और उसके बाद फिर पहला सेशन लगेगा, तो उस पहले सेशन को कौन ही एड्रेस करेगा बेटा? प्रेसिडेंट। बहुत कम चांसेस लगते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बने या कोई और पार्टी हो जो सरकार बना ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इस बार तो किसकी बनने वाली? बीजेपी। तो जैसे 2024 के बाद पहला सेशन होगा, उसको एड्रेस कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट दोनों ही हाउसेस को एड्रेस करते हैं। कभी बेटा? हर सेशन के शुरुआत में। देखो हर साल तो इलेक्शन नहीं होते, 5 साल में इलेक्शन हुए, तो जैसे अभी अब हम बोल रहे हैं कि अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाएंगे, तो जब भी पहला सेशन निकलेगा तो उसको तो प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे ही करेंगे। पर हर साल की शुरुआत में, हर साल की शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल से होती है, तो हर सेशन की शुरुआत में पहला एड्रेस कौन देंगे? प्रेसिडेंट। 2 अलग अलग चीज़ें बताइए, एक जनरल इलेक्शन के बाद का पहला सेशन भी प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, और दूसरा हर साल का पहला सेशन जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है उसे भी प्रेसिडेंट ही एड्रेस करेंगे। होप कि ये बात क्लियर हो। जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है उसमें प्रेसिडेंट बोलते क्या है? तो बेटा उसमें प्रेसिडेंट बताते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट।
अब जैसे हम बात करें 2024 में अगर बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी तो पहले भी रूल कर रही थी, तो बीजेपी ने पहले कितना काम किया है, आने वाले साल में वो क्या काम करेगी, क्या उसकी प्लानिंग है, पॉलिसीज़ है, कौन से लॉज वो लेके आने वाले हैं, ये सब प्रेसिडेंट अपने फर्स्ट एड्रेस में बता देगा। आई बात समझ में? अब हो सकता है कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, मान लो, वैसे तो चांसेस है ही नहीं, पर बन गई तो अब कांग्रेस तो लास्ट ईयर रूलिंग थी ही नहीं, है ना ला, तो कांग्रेस आने वाले टाइम में क्या क्या करेगी वो प्रेसिडेंट बता देगा। आई गई बात समझ में? जो एड्रेस होता है सेट्स आउट द टास्क ऑफ द गवर्नमेंट विशेस टू अंडरटेक, सरकार आने वाले टाइम में क्या क्या काम करने वाली है ये बताता है प्रेसिडेंट। एंड सब्जेक्ट ऑन विच इट प्रपोजेस टू मेक लॉ, और ये भी बता देता है भैया कि किस किस मैटर पे इस बार कानून बनेगा। क्लियर है? देन है मोशन ऑफ थैंक्स। अब प्रेसिडेंट का एड्रेस होते ही क्या चलेगा, थोड़ा बहुत डिबेट। डिबेट क्यों चलेगा, कुछ लोग अग्री होंगे प्लान्स पॉलिसीज पे, कुछ एग्री नहीं होंगे। फिर इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स में क्या होता है, प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद प्राइम मिनिस्टर सारे क्वेश्चंस को, डिबेट को रिप्लाई करता है, और रिप्लाई करने के बाद में जो प्राइम मिनिस्टर का जो प्लान था, जो पॉलिसीज थी, जो लॉ बनाने वाला जो पूरा के पूरा उनका प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को उसको पास कराना होता है, तो उसके लिए होगी वोटिंग। अब यहाँ पर मोशन ऑफ थैंक्स में प्राइम मिनिस्टर का या सरकार का जीतना बहुत ज़रूरी है, इस वोट में पास होना गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इक्वल होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के आगे। बात समझ में? फिर से हम पढ़ लेते हैं एक बार। जो डिबेट होता है ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस टेक्स द फॉर्म ऑफ मोशन थैंकिंग द प्रेसिडेंट फॉर द स्पीच। एंड में प्राइम मिनिस्टर पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं, सारे डिबेट को रिप्लाई करते हैं। देन द मोशन ऑफ थैंक्स इज पुट टू वोट, और इस वोट में चुनी हुई सरकार का जीतना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आर इंटरपेलेशन की। जो पहला घंटा होता है दोनों ही हाउसेस में, जब भी सिटिंग स्टार्ट होगी, तो जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट जो आर होता है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए रिजर्व होता है। एक मेंबर दूसरे मेंबर से क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा जो मेंबर होगा, जो मिनिस्टर होगा कंसर्न, वो रिप्लाई करेगा, है ना। आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ पूछोगे तो निर्मला सीतारमन रिप्लाई करेंगी, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड होगा तो जयशंकर रिप्लाई करेंगे, है ना। चलो, इसीलिए इसे क्वेश्चन आर कहते हैं। जो पर्पस होता है क्वेश्चन आर का सिर्फ यही होता है बेटा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए रिगार्डिंग व्हाट पब्लिक इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन 150 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और 10 दिन का क्लियर नोटिस मिलना चाहिए क्वेश्चन के पहले। क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अभी हमने बोला कि 10 दिन का क्लियर नोटिस मिलना चाहिए बेटा, अभी 10 दिन बढ़ के 15 दिन हो गए हैं, पर अभी आप बोर्ड्स के पर्पज़ से 10 दिन ही याद रखोगे, क्योंकि बुक्स में अगर कोई चेंज नहीं आया है तो इट मीन्स हमें 10 डेज़ ही पढ़ना है। और आगे इस बात के लिए आप लोग एक बार अपने टीचर से ज़रूर डिस्कस करना कि मैम हमें 10 डेज़ लिखना है कि 15 डेज़ लिखना है। क्लियर होगी बात? चलो, अब बेटा हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस को। तो स्टार्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं बेटा जिनका आंसर मेंबर को वहीं पार्लियामेंट में देना पड़ता है, फ्लोर पे खड़े होकर। फ्लोर पे ही तो खड़े होंगे, कहाँ खड़े होंगे, नहीं तो मतलब हाउस के फ्लोर पर खड़े होके ही उसका आंसर देना है, मतलब वहीं पर आंसर देना है। अब बेटा आपसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, वो आंसर से सेटिस्फाई हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, अगर उसको कोई क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है तो वो उस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को वो स्टार्ट क्वेश्चंस को हम डिस्टिंग्विश करते हैं किससे, एस्ट्रिस्क से। क्लियर हुई बात? तो स्टार्ट क्वेश्चंस को आंसर करता है कोई भी मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ऐसे क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश किया जाता है एस्ट्रिस्क से। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इसके रिगार्ड्स में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन के अगेंस्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बोलना बिल्कुल आएंगे, ठीक है। और मिनिस्टर्स को उन क्वेश्चंस को भी आंसर करना पड़ेगा। अनस्टार्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं बेटा जिनका आंसर मेनली रिटर्न फॉर्म में दिया जाता है। अब आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने कल उसका रिप्लाई दिया, तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे पूछोगे? तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अनस्टार्ट क्वेश्चंस में नहीं होते हैं। क्लियर बात होगी? और इनका आंसर मेनली किस में दिया जाता है, रिटर्न फॉर्म में। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जो किसी अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैटर से रिलेटेड होंगे। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन रिलेट टू मैटर्स ऑफ अर्जेंट इम्पॉर्टेंस। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं
उन्हें पूछा जा सकता है शॉर्टर नोटिस पे, 10 दिन के कम की भी नोटिस पे इन्हें पूछा जा सकता है। अब हम 0 आवर की बात करेंगे बेटा। तो जैसे ही क्वेश्चन आवर ख़त्म होता है उसके बाद वाला 1 घंटा 12 से 1 किसको डेडिकेटेड होता है? 0 आवर को डेडिकेटेड होता है। यूजुअली एट 1 o'clock द मेंबर्स गो आउट टू लंच, सारे मेंबर लंच के लिए चले जाते हैं। जो 0 आवर होता है वो कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता। 0 आवर में मेंबर्स सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कई बार तो सिर्फ ऐसा देखा गया है कि ये उन्हीं क्वेश्चंस को पूछते हैं थोड़ी बहुत जिनमें पब्लिसिटी मिल जाए, ये सरकार को एम्ब्रेस किया जाए किसी तरीके से। मोस्ट ऑफन इट लीड्स टू अनरूली सीन्स इन द हाउस। और ये जो 0 आवर होता है ना, इसमें बहुत ही क्योटिक सिचुएशन बन जाती है हमारी पार्लियामेंट में। वेरियस टाइप ऑफ मोशंस अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इसको तो आपको बेटा एज इट इज़ लर्न कर ही लेना है। क्या होता है मोशन? तो मोशन एक फॉर्मल प्रपोजल होता है। इसको बनाते कौन है? मेंबर्स, ठीक है, जो या तो कुछ करना चाहते हैं या अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं विथ रिगार्ड टू व्हाट, सम मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। आई बात समझ में? तो ये आपको एज इट इज़ लर्न होना चाहिए कि मोशन क्या है। मोशन एक फॉर्मल प्रपोजल होता है, मेंबर्स इसको बनाते हैं जो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द पब्लिक इम्पोर्टेंस। पहला आएगा एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन जो होता है बेटा, ये पहली बात तो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर पे आएगा, और जब भी ये आएगा पार्लियामेंट का जो रेगुलर कामकाज चल रहा होगा उस सब कामकाज को क्या कर दिया जाएगा? साइड। ठीक है बात, चलो पढ़े। एडजर्नमेंट मोशन proposes that House should lay aside all their businesses, सारे बिजनेसेस को कर दो साइड, एंड टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और हम जो मैटर लेके आए ना अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उस पर आप डिस्कशन करो। आपका जो काम है वो आप करते रहना बाद में। सच अ मोशन इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, जो बिजनेस पार्लियामेंट में उस टाइम में चल रहा होगा उसको इंटरप्ट करेगा ये। इसलिए स्पीकर के पास ये पूरी पावर है कि वो रिगरस टेस्ट लगाए और ये देखे कि भाई इस एडजर्नमेंट मोशन को एडमिशन करना भी है, इसकी एडमिसिबिलिटी है भी कि नहीं है। अब किन किन मैटर्स पे ये डिसाइड होगा कि भाई ये है इम्पॉर्टेंट कि नहीं है, मोशन आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये शक्तियाँ किसके पास दी गई हैं? स्पीकर के पास दी गई है। अब वो सारे प्रिंसिपल जो गाइड करते हैं स्पीकर को कि किसको वो एडजर्नमेंट मोशन बोले या ना बोले, लाए या ना लाए। पहला है कि जो मैटर रेज किया जा रहा है वो डेफिनेट होना चाहिए। दूसरा है उसकी अर्जेंसी इतनी होनी चाहिए, वो इतने अर्जेंट कैरेक्टर का होना चाहिए कि उसको डिस्कस सेम डे पे किया जाए। तीसरा, किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस का अगर मैटर होगा तो कौन कौन से 3 प्रिंसिपल है? पहला कि मैटर जो भी रेस किया जा रहा है वो डेफिनेट हो। दूसरा, उसके कैरेक्टर में इतनी अर्जेंसी हो कि भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा और वो भी आज, या तो कोई मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो। अब तक बेटा जिन मैटर्स पे एडजर्नमेंट मोशन आया है वो हम देखेंगे। बेटा कुछ लोगों की डेथ हो गई थी दिल्ली में, उन्होंने इलिसिट लिकर मतलब मिलावटी दारू शराब लेकर पी ली थी, उससे उन लोगों की डेथ हो गई थी। इस पे आया था एडजर्नमेंट मोशन। सीनियर आईपीएस ऑफिसर की किलिंग कर दी गई थी एक रिलीजियस प्लेस पे पंजाब में, उस पे आया था। फिर एक सीरियस सिचुएशन अराइज हुई थी कि जब यह सरकार फेल रही और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये 3 केसेस ऐसे थे जिन पे अब तक एडजर्नमेंट मोशन आ चुका है। बहुत ही सीरियस सिचुएशन बन गई थी बेटा, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने बहुत आतंक मचा रखा था और सरकार इस मैटर को प्रॉपर डील नहीं कर पाई थी। ठीक हुई बात। अगर एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाता है बेटा हाउस में, इसका मतलब ये है कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नियम है, कानून है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है। बेटा एडजर्नमेंट मोशन के पास होने का मतलब ये नहीं होता कि सरकार रिज़ाइन करेगी या प्राइम मिनिस्टर मतलब अपनी पोजीशन से हट जाएगा, पर ये तो बात सार्वजनिक हो जाएगी कि भाई जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली इफ़ेक्टिव वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही है। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन की। ये बहुत डेंजरस चीज़ है बेटा, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। आप सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो लोकसभा होती है बेटा
उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो भी कलेक्टिवली। एक व्यक्ति का किया हुआ गलत काम पूरे काउंसिल को रिजाइन करवा सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। अ मोशन एक्सप्रेसिंग नो कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट, अगर कोई मोशन आ जाए ऐसा जो बोले कि भाई अब कॉन्फिडेंस नहीं बचा सरकार में, और इसको लाता कौन है? अपोजिशन वाले लाते हैं। हाउस ग्रांट करता है लीव को कि चलो आप ला सकते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसमें कोई बुराई नहीं, पर आप सिर्फ और सिर्फ कब ला सकते हो? जब आपके पास कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट हो। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आ सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी आएगा बेटा, मतलब पार्लियामेंट जो हाउस होगा वो लीव तभी ग्रांट करेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की, जब लगभग 50 से ज़्यादा मेंबर इसके लिए रेडी हो, उनका सपोर्ट हो। जो मोशन है हैज़ टू बी टेकन अप फॉर डिस्कशन विद इन अ 10 days, और जैसे आज लीव दी गई कि ओके तुम लोग 50 हो ला सकते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन, 50 से ज़्यादा हो ले आओ, और उसके 10 दिन के अंदर ही इसके ऊपर डिस्कशन चालू हो जाएगा। कंक्लूजन में जो स्पीकर होगा वो वोटिंग की बात करेगा। अगर मोशन पास हो जाता है इसका मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सरकार है, उसके ऊपर अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, उसने अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर दिया है। इफ़ द मोशन इज़ पास्ड, अगर मोशन पास हो जाता है, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। और अब प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर के रिज़ाइन करने का मतलब है सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जाएंगे, सारे स्टेट मिनिस्टर्स भी जाएंगे। चलो, एक बार वीपी सिंह की सरकार इसी तरीके से गिर भी चुकी है। कब? 1990 में। द गवर्नमेंट लेड बाय वीपी सिंह, एक सरकार जिसको चला रहे थे वीपी सिंह, 1990 में वो गई क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके फेवर में नहीं आया। एक बार में जो गवर्नमेंट थी जिसको लीड कर रहे थे वीपी सिंह, फेल इन 1990 में गिर गए बिकॉज इट कुड नॉट गेट, क्योंकि उसे मिला ही नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इट्स फेवर, उनके फेवर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया ही नहीं। ऐसे ही कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था किसने? प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। जब इसे वोटिंग के लिए लाया गया तो 269 वोट ही मिले अटल बिहारी वाजपेयी को, और 270 वोट मिले अपोजिशन वालों को। ठीक हुई बात। तो बेचारे एक वोट से सरकार ना बना पाए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ये कब हुआ था? 17 अप्रैल 1999 को। आफ्टर ही लॉस द कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि इन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन लॉस कर दिया था, तो जो प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट एंड सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज किया, है ना। कॉन्फिडेंस वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंट बनो, वो कॉन्फिडेंस मोशन वाला। ठीक है बात। तो जैसे ही उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन में अपने कॉन्फिडेंस को दिखाया नहीं, दिखाया मतलब कौन सा कॉन्फिडेंस? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। बेटा अब हम पढ़ेंगे एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन को। तो एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन को बहुत सारे लोग एक ही समझते हैं, पर ये बहुत अलग अलग वर्ड हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सस्पेंस ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस, कि भाई आज के लिए स्थगन हुआ। ये प्रोरोगेशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रोरोगेशन का मतलब होता है एक सेशन का एंड होना। जैसे विंटर सेशन हुआ, बजट सेशन हुआ, तो जब ये ख़त्म हो रहे हैं पूरी तरीके से तो उसको प्रोरोगेशन बोलेंगे। पर डे टू डे में जब मीटिंग सस्पेंड की जा रही है तो उसको एडजर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है बात। एडजर्न करने की पावर किसके पास होती है? द हाउस बिलोंग्स टू द स्पीकर और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है बात। चेयरमैन हो, स्पीकर हो, उसके पास पावर है एडजर्न करने की। पर प्रोरोगेशन जो सेशन का होता है वो कौन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। हाउस इज एडजर्न, हाउस को हम एडजर्न मतलब उस सिटिंग को हम सस्पेंड कब कर सकते हैं? जब दिन का पूरा काम कंप्लीट हो गया हो, व्हेन द डेज बिजनेस इज ओवर। दूसरा, फॉर व्हाट वांट ऑफ कोरम। कोरम हमने पढ़ा था ना कि लगभग 10% मेंबर तो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी बिजनेस कंडक्ट हो सकता है या लोकसभा राज्यसभा में प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो अगर ये 10% मेंबर नहीं होंगे तो भी हाउस एडजर्न हो जाएगा। फॉर वांट ऑफ कोरम, when the presiding officer finds that no business can be transacted because the house become unruly। ये सबसे important
पॉइंट हम पढ़ रहे हैं अभी, तो ज़रा ध्यान रखना कि हाउस कब कब किस किस कंडीशन में एडजर्न किया जा सकता है। 3 कंडीशन है, तीनों आपको रट जानी चाहिए। पहला, जब उस दिन का काम पूरा हो गया हो। दूसरा, फॉर वांट ऑफ कोरम। कोरम मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 10% मेंबर्स तो होने ही चाहिए। ठीक है बात। देन जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ऐसा लगे कि भाई चेयरमैन स्पीकर थक गए हैं, लोगों को बोल रहे हैं आप बैठ जाइए, महोदय आप बैठ जाइए, पर कोई बैठने को तैयार नहीं है, इतना अनरूली एनवायरनमेंट बन गया है कि अब उसको लग रहा है कि इसका स्थगन करना ही ज़रूरी है, तो वो उसको एडजर्न कर सकते हैं। आपके पास समझ में? जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं उनका 10%, मतलब लोकसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, जितनी भी सीट्स हैं, उसका 10%, चुने हुए नेताओं का 10% होना चाहिए। राज्यसभा के लिए भी सेम है। दूसरा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर परेशान हो गया भाई कि ये तो इस तरीके से तो लोकसभा राज्यसभा काम कर ही नहीं सकती, तब भी वो उसको एडजर्न कर सकता है। ठीक, कोई बात। अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी। तो बेटा ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कमिटीज़ ऑर्गेनाइज बॉडीज़ होती हैं जो बिल्स को, रिजोल्यूशन को, दूसरी अदर चीज़ों को कंसिडर करती हैं। ठीक है बात। एंड अदर आइटम्स ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस, जो रेफर कौन करेगा इन कमिटीज़ के पास? या तो स्पीकर करेगा या चेयरमैन करेगा। अगर किसी मैटर में स्पीकर या चेयरमैन को ऐसा लगता है कि भाई ये मैटर तो डील किया जाना चाहिए किसके द्वारा? पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा, तो वो वहाँ पर उसको भेज देंगे। आज की अगर हम बात करें तो 24 कमिटीज़ हैं। There are at present 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। 16 लोकसभा में हैं और 8 राज्यसभा में। 16 लोकसभा में, 8 राज्यसभा में, तो टोटल कितना हो गया? 24। सो स्टूडेंट, कितनी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं? 24। 16 का है लोकसभा में, 8 का है राज्यसभा में। अब हम कुछ के नाम देख लेते हैं बेटा कि भाई लोकसभा में जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो किस किस की, मतलब क्या क्या है वो? पहला एग्रीकल्चर, सेकेंड है कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के नाम हम पढ़ रहे हैं: एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस। द DRSCs इन द राज्यसभा आर दोज ऑन डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ जो राज्यसभा में, वो कौन कौन सी हैं? कॉमर्स के ऊपर, होम अफेयर्स के ऊपर है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। आई बात समझ में? कुछ के एग्जाम्पल दिए। लोकसभा में है एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स। फिर राज्यसभा में है अच्छा फाइनेंस भी है लोकसभा के पास। राज्यसभा के पास है कॉमर्स, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जितनी भी कमिटीज़ होती हैं उसमें लगभग 45 मेंबर्स होते हैं। 30 लोकसभा से होंगे जिन्हें नॉमिनेट करेंगे कौन? स्पीकर। और 15 होंगे राज्यसभा से जिन्हें नॉमिनेट करेंगे चेयरपर्सन। तो लगभग 45 कमिटीज़ होती हैं। सॉरी, मेंबर्स 45 होते हैं, मेंबर्स ही बोला ना मैंने। कमिटीज़ में मेंबर कितने होते हैं? 45, जिसमें से 30 चुन के आते हैं लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। लोकसभा से चुनेंगे स्पीकर, राज्यसभा से चुनेंगे चेयर। अब बेटा ये स्टैंडिंग कमिटीज़ का काम क्या होता है? ये बिल को बहुत ज़्यादा गहराई में जाके, डेप्थ में जाके एग्जामाइन करती हैं। अच्छा, दूसरी स्टैंडिंग कमिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो एडवाइस करती है हाउसेस को ऑन द एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर द डिस्कशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार को बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग डिस्कस करना होता है, बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बात करनी है उस लिस्ट में। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये बताती है भैया किस किस को कितना कितना टाइम देना चाहिए। एंड अदर बिजनेसेस, द रूल्स कमेटी होती है, वो कंसिडर करती है उन मैटर्स को कि भाई जो प्रोसीजर है कंडक्ट का वो फॉलो हो। और तीसरी होती है कमेटी जिसका काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस दैट इंक्वायर्स इनटू एनी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी भी प्रिविलेज की अगर कोई बीच होती है, कोई तोड़ता, मतलब जो भी चीज़ें कही गई हैं उसके विरुद्ध जाएगा, तो उसके ऊपर काम कौन करेगी? कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री डेकोरम और एटिकेट्स को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। देखो, पहले तो ये जानो कि बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो बिल क्या होता है? बिल एक ड्राफ्ट है किसका? लेजिस्लेटिव प्रपोजल का। तो ये याद रखना है,
व्हाट इज बिल? बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो यूजुअली दोनों ही हाउसेस से पास हो जाएगा और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट। ठीक, कोई बात? बिल एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है जो यूजुअली दोनों हाउसेस से पास होगा तो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट भी अपनी एसेंट दे देगा तो वो बन जाएगा एक्ट। बिल मनी बिल भी हो सकता है और ऑर्डिनरी बिल भी हो सकता है। हम वो प्रोसेस पढ़ेंगे जो ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड है। टू हाउसेज हैव बीन प्लेस्ड ऑन इक्वल फुटिंग, यहाँ पर दोनों हाउसेस को इक्वल फुटिंग मिली है। जो कोई भी ऑर्डिनरी बिल होता है वो दोनों ही हाउसेस में आ सकता है ना, पर एक हाउस से पास हो जाएगा तो अमेंडमेंट के लिए वो दूसरे हाउस में जाएगा। लोकसभा में इनिशिएट हुआ होगा तो बाद में राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में इनिशिएट हुआ होगा तो बाद में वो लोकसभा में आएगा। ठीक है। सो बट इफ द बिल इज पास बाय वन हाउस, house is amended by the other house, it goes back to the house where it originated, जहाँ पर originate हुआ होगा वहाँ वापस जाएगा। if the house, वो हाउस जिसमें बिल ओरिजिनेट हुआ है उसने दूसरे हाउस की रिकमेंडेशंस को मानने से मना कर दिया तो क्या होगा? वो बिल ही रह जाएगा, एक्ट नहीं बन पाएगा। आगे बात समझ में फिर से ध्यान से सुनो कि इक्वल वेटेज, इक्वल फुटिंग मिली है ऑर्डिनरी बिल्स के रिगार्ड में। एक बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा में हुआ तो वापस से राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में हुआ तो वापस वो लोकसभा में आएगा, है ना। मतलब कोई भी एक हाउस उसको इनिशिएट कर सकता है। लोकसभा में हुआ, राज्यसभा पहुंचा, राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। राज्यसभा वालों ने बोला हमें इसमें ये सुधार करके दो, तो लोकसभा ने बोला नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल तो भैया बिल ही रह जाएगा, वो कभी एक्ट नहीं बन पाएगा। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, अगर ऐसे डिसएग्रीमेंट चलते रहे, ठीक है, इन केस व्हेन मोर देन 6 मंथ elapse विदाउट द बिल बीइंग पास्ड, 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज़्यादा हो गए और यही तो मैम चलती आ रही है, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो जॉइंट सिटिंग को बुला लेता है। जो स्पीकर होता है लोकसभा का वही प्रिसाइड करता है जॉइंट सेशन को। ठीक है बात। द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर अग्री टू इट, अगर अब वहाँ पर जब साथ में लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठी हुई है, मेजॉरिटी में मेंबर इस बिल को पास कर देंगे तो ऐसा माना जाएगा कि ये बिल दोनों ही हाउसेस से पास हो चुका है। आगे बात समझ में। अब तक सिर्फ 3 बिल जॉइंट सेशन में गए हैं। पहला है डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961 में, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978 और फिर पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में ही गया था। ठीक है बात। A joint session is not held in case of constitution amendment bill. Joint session constituent amendment bill के केसेस में नहीं लगाया जाता। जैसे ही बिल पास हो जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा उसकी असेंट के लिए, फिर प्रेसिडेंट को भी बात समझ में आ गई तो प्रेसिडेंट कर देंगे सिग्नेचर और वो बिल बन जाएगा लॉ, एक्ट। चलो, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, यहाँ पर सुप्रीमेसी है लोकसभा के पास। जितने भी फाइनेंशियल मैटर है उनमें सुप्रीमेसी किसके पास है? लोकसभा के पास। जो मनी बिल होगा जिसमें हम एक नए टैक्स की, किसी पुराने टैक्स को हटाने की या अल्टरेशन की बात करें, कोई पुराना टैक्स है उसको हटाना है, नए टैक्स लेके आना है, नए टैक्स पुराने टैक्स को छोड़ो जो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है उसमें कोई चेंज करना है, तो क्या आएगा? मनी बिल। जो मनी बिल होगा अगर वो लोकसभा से पास हो जाएगा तो वो राज्यसभा जाएगा उसकी रिकमेंडेशंस के लिए। राज्यसभा 14 दिन के अंदर ही उसे रिटर्न करेगी अपनी रिकमेंडेशंस के साथ। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा गया रिकमेंडेशंस के लिए, तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा को वापस करना है रिकमेंडेशंस के साथ। अब रिकमेंडेशन जो आई है वो लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि पैसे की ज़्यादा शक्तियाँ लोकसभा के पास है, तो लोकसभा बाउंड नहीं है कि वो राज्यसभा की एडवाइस को माने ना माने। ये किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पे। ये जो प्रोविज़न है ये क्लियरली बताता है कि लोकसभा की सुप्रीमेसी है भैया फाइनेंशियल मैटर्स में।
जो प्रेसिडेंट होता है वो भी मनी बिल को रोक नहीं सकता अपनी एसेंट के लिए। ये जो सिग्नेचर की इतनी इंपॉर्टेंस प्रेसिडेंट की अभी तक हम देखते आ रहे हैं ना मनी बिल के केस में, तो प्रेसिडेंट को भी कोई पावर नहीं है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो फाउंडिंग फादर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने 3 तरीके बताए हैं कि इस तरीके से भी अल्टरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है। किस में ये भी बताया है कि नहीं ही हो सकता है, ठीक है बात। तो जो फाउंडिंग फादर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने 3 तरीके बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के। पहला, आर्टिकल्स विच वुड बी ओपन अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। नियरली 2 डजन आर्टिकल्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओपन है अमेंडमेंट के लिए बाय पार्लियामेंट। सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो जाए, मेजॉरिटी मतलब समझ में आया है 51 वर्सेस 49, 100 लोग अगर हैं, मतलब जिसको 50%, 51% या 50% से ज़्यादा मिल जाए वो, बस सिंपल मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी बोले तो फिर 66.66 पर पहुँच जाएगा मैटर। चलो, तो नियरली 2 डजन ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें सिंपल मेजॉरिटी से काम चल सकता है। These articles relate to matters such as creation of new states, reconstruction of existing one, इसमें आएगा नया स्टेट बनाना है, पुरानी की बाउंड्रीज को चेंज करना है, ऐसा सब कुछ। आर्टिकल्स विच कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजॉरिटी। अब कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सेकंड सेट है आर्टिकल्स का, वो ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल मेजॉरिटी से ही अमेंड किया जा सकता है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप जो होगी हाउस की, वो लगभग 2/3 जब पास कर देगी, किसी बात के लिए हाँ कर देगी, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं जो वोटिंग कर रहे हैं उसमें से 2/3, 2/3, 66.66% अगर किसी मैटर के लिए हाँ बोल दें, यस बोल दें, तभी वो पास होगा। फिर से सुनो, आर्टिकल्स जिनको अमेंड करें 2/3 मेजॉरिटी से, तो जो सेकंड सेट है आर्टिकल का उसे अमेंड किया जा सकता है स्पेशल मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3। अब ये 2/3 कौन से होंगे? वो जो मेंबर प्रेजेंट हैं जो वोटिंग कर रहे हैं। अब वो आर्टिकल्स बेटा जिनमें 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट आती है पार्लियामेंट से, प्लस वो रेटिफिकेशन के लिए जाएगा हर स्टेट में, ठीक हुई बात। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, दूसरा 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया पर सिर्फ पार्लियामेंट तक रहा। तीसरा ये है कि पहले तो 2/3 मेजॉरिटी से पास हो वो पार्लियामेंट में और फिर रेटिफिकेशन के लिए जाए स्टेट्स में। अकॉर्डिंग टू द थर्ड मेथड ऑफ अमेंडमेंट, जो तीसरी मेथड है अमेंडमेंट की, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज तभी किया जा सकता है जब वो 2/3 वोट से पार्लियामेंट से पास हो, साथ ही साथ कम से कम आधे से ज़्यादा स्टेट्स लेजिस्लेचर उसे रेटिफाई कर दें, ठीक है बात। सीधी सी बात समझो, लोकसभा राज्यसभा से तो वो पास हो 2/3 मेजॉरिटी से, साथ ही साथ जब स्टेट्स में जाए तो लगभग आधे से ज़्यादा स्टेट या आधे स्टेट बोलना चाहिए कि ये चेंज हो जाए, तभी वो चेंज होगा। बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इस कैटेगरी में आते हैं, सच एज द आर्टिकल्स विच डील विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई मैटर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर के अलावा स्टेट लेजिस्लेचर से भी वो पास होना चाहिए। हाई कोर्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो वो मैटर जो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, ये पार्लियामेंट में पास होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर में भी जाएगा और जब तक आधों से पास नहीं हो जाता इनके ऊपर काम नहीं होगा। जो स्टेट्स हैं उन्हें इम्पोर्टेंस दिया गया है क्योंकि ये जितने भी मैटर हैं, भले सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो, इनकी वाइटल इम्पोर्टेंस है। अगर हमें स्टेट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, फेडरल सेटअप को इंटैक्ट रखना है, तो ये करना बहुत ज़रूरी था। नाउ प्रेसिडेंट असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जो प्रेसिडेंट हैं वो बाउंड है कि वो अपनी असेंट को दें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्लियामेंट के पास दुनिया भर की ताकतें हैं कि वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कर सकती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आईसीएसई बोर्ड ने सिंपल इस क्वेश्चन को सीधा की सीधा उठा के भी पूछा है कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है? तो ऐसा नहीं है। चलो,
एक फेमस केस हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस कब 1973 में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि पार्लियामेंट चेंज कर सकती है किसी भी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज नहीं कर सकती। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से सुनो। केशवानंद भारती बहुत ही फेमस केस है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस जो हुआ 1973 में। ये हुआ ये था कि जो मटकी ज़मीनें थी उस ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रही थी सरकार, क्योंकि पूरी हमारे इंडिया में जो प्रेजेंट प्रॉपर्टी है वो किसकी ही प्रॉपर्टी मानी जाती है? सरकार की प्रॉपर्टी। पहले राइट टू प्रॉपर्टी चलता था, है ना? तो उससे रिलेटेड एक केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पार्लियामेंट से कहा कि भैया आप चेंज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को, पर ये बात ध्यान रखना कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज ना करो। हमारा को जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहना चाहिए। उस टाइम के चीफ जस्टिस SM सीकरी ने मेंशन किया था कि भाई किन किन चीज़ों को हम बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहला, हमारे इंडिया का जो रिपब्लिकन नेचर है कि भैया जो सबसे ऊंचा पोस्ट होगा वो चुने हुए नेता से चुने हुए व्यक्ति ही होंगे उसमें। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम हमेशा डेमोक्रेसी रहेंगे। सेक्युलर कैरेक्टर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल कैरेक्टर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हम चेंज नहीं ही कर सकते, पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत नहीं है। So student, I'm ending this video here, and if you have any doubt, any problem, to write in comment section.